एक बार बता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक बार फिर से बच्चे हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? तो कोई भी एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे या तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या तो वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, बोथ ऑर्गेनाइजेशन by the prepared financial statement at the end of the accounting year. अकाउंटिंग ईयर के एंड में सभी प्रकार के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर किया जाता है बच्चे? जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट, और फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि यह रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन, रिजल्ट और क्या पोजीशन, पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। और रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट को ट्रेडिंग बताते हैं अकाउंट, प्रॉफिट और सेकंड को हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट कैसे? बच्चे यहाँ तक दिखाई दे रहा सही बच्चे को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो होता है बच्चे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग के बाद क्या करते हैं? उसको बच्चे बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को क्लियर? यस सर। नो सर। ओके, झनझना रहा है क्या हुआ बच्चे? सर, आवाज झनझन कर रहा है। माही, माही आप बताइए तो आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आवाज आ रही अब है। ठीक है सर। ओके, तो अगर हम इस तरह से देखें, थोड़ा इससे हट करके अगर सोचे हम लोग, तो सबसे पहले तो बच्चे ये होता है इनपुट का नाम आप सुने होंगे। यस सर। के बाद होता है प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है बच्चे? आउटपुट। और इसी आउटपुट के बेसिस पर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। ना ऐसे कह सकते हैं क्या? अगर हम उतना स्टेप को नहीं समझे कि रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग होता है ना, अगर हम उस टॉपिक को नहीं समझे उतना, तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से भी कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है बच्चे? इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, और उसके बाद क्या होता है? आउटपुट। रिजल्ट फाइंड होता है, और उस रिजल्ट जो भी, चाहे वो पोजीशन हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या किया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस। यस सर, डिसीजन मेकिंग तो सर इनपुट में भी हो सकता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग में तो अब कितना गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, सर मतलब अगर मान लो एम्प्लॉय है तो उसको बोनस देना है कि नहीं देना है, फैक्ट्री में कोई लेबर है तो उसके लिए कौन सा प्लान आप यूज कर रहे हो, है ना, तो ये सब चीज उसको डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यस सर। ओके, तो इस तरह से है। तो इन शॉर्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम must be designed to report the result periodically
इन पीरियडिकली मतलब समझते हैं बच्चे? हर एक बिजनेस को कोई ना कोई एक पीरियड क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और उस पीरियड के अंतर्गत जो भी बिजनेस का मतलब रिजल्ट को फाइंड आउट करना हो या फिर पोजीशन को फाइंड आउट करना हो, जैसे मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, बट डे टू डे दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। वो पर हर एक दिन का वो चाहेगा कि हम अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लें, तो वो नहीं पॉसिबल है, वो संभव नहीं है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सभी बच्चे नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ, लिखिए सही बच्चे। Yes, sir. यस सर। Types of accounting information. फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating to financial transaction and event. Accounting information relating to financial transaction and event. Transaction and, ये पॉइंट समझ में आया बच्चे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ये पॉइंट समझ में आया? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ट्रांजेक्शन और इवेंट। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड होगा बच्चे? ट्रांजेक्शन एंड और इवेंट। अब फिनेंशियल प्रोपोजिशन है, शॉर्ट में हम सब और इसके अंदर में लिख सकते हैं। अगर मान लो मुझे फिनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे? बैलेंस शीट। अगर फिनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। फिनेंशियल परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस। फिनेंशियल परफॉर्मेंस को मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे? थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कैश फ्लो मुझे जानना है बच्चे, कैश के बारे में जानना है कि कैश कितना आया और कैश कितना गया, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, ये हम लोग किससे जानेंगे? तो थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। अगर मुझे कैश के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो हम किसको प्रिपेयर करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिसमें मुझे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो,
inflow and outflow. Receipt Inflow and means Income होती है। पैसों का हाँ। आना को सर इनफ्लो कहते हैं और पैसों के जाने को आउटफ्लो कहते हैं। Receipt is And known payment. as inflow. Receipt of money is called known as inflow, and payment of money is called outflow. Outflow. जैसे होता है ना, माता पिता होता है, आकाश पताल होता है, ऊपर नीचे होता है, दाया बाया होता है, डेबिट क्रेडिट होता है ना बच्चे, उसी तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। One person is called purchaser, then another person is called seller. अगर परचेजर है तो सेलर होगा ही होगा, सेलर है तो परचेजर होगा ही होगा। उसी तरह से जन्म है तो मृत्यु है ना। तो इसी तरह से डेबिट है तो क्या है, क्रेडिट है अकाउंटिंग में। अगर हम ये कहें कि अकाउंटिंग में ओनली फॉर 6 पॉइंट, कौन 6 पॉइंट देखो, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, डेबिट और क्रेडिट, यही 6 है ना। कैसे गाड़ी का चक्का घूमता है चारों तरफ, धुरी रहता है ना, वायरिंग रहता है उसमें, तो बोलो जी रहता है सर। रहता है बिल्कुल रहता है। ठीक उसी तरह से मनी में अगर बिजनेस है तो मनी अगर बिजनेस में है तो वो बिजनेस क्या होगा, चलेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तो समझ में आया फर्स्ट पॉइंट कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चे जल्दी से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट माही सिंह, माही। यस सर। काम के समय काम, खेल के समय खेल, जीवन में संतुष्टि के लिए अपनाओ ये मेल। अगर पढ़ाई के समय में पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्ची। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating to cost of a product. Accounting information relating to cost of a product. Operation or function. Operation or function. सैमसंग क्या है सर? अरे फंक्शन है वो। हो गया बच्चे। थर्ड पॉइंट लिखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग the activities of enterprise. प्लानिंग सर क्या बोले सर? कंट्रोलिंग planning and controlling the activity of enterprise for internal reporting. सर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सर कंट्रोलिंग के बाद Planning and controlling the activities of सर planning
and controlling the activities of enterprise for internal reporting. There are two types of reporting, internal और external. जो थर्ड पार्टी को शो करेंगे वो हो जाएगा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, और जो बिजनेस मैन को, ओनर को, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जो भी रिपोर्ट देंगे वो हो जाएगा इंटरनल रिपोर्टिंग। यस सर। ठीक है? यस सर। और एक पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑपरेशन के बाद क्या बोल रहे थे सर? क्या बच्चे फिर से बताएं? सेकंड पॉइंट में सर कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑपरेशन, उसके बाद क्या बोले थे सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वस्तु की लागत को निर्धारित करना, कितना प्राइस होना चाहिए, कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, फिक्स निर्धारित करना। उसके बाद सर क्या वो एक पॉइंट बोले थे? प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करें उस प्रोडक्ट को कॉस्ट को क्या करना, डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। नहीं सर, ये पूछ रहे हैं ना कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑपरेशन के बाद आपने क्या बोला था? अच्छा, और फंक्शन बोले थे, कौन सा? कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑपरेशन और फंक्शन। यस सर, फंक्शन। Accounting information relating to environment, अकाउंटिंग ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है बच्चे। और एक पॉइंट और, ये तो पॉइंट बना करके फिर एचआर भी लिख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है ना, सोशल इफेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चे। तो ये सब इसका इंफॉर्मेशन का है, टॉपिक ऑफ टाइप्स है। चलिए सेकंड में अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टॉपिक। सर क्या क्या बोले हैं सर? एक ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा क्या वो बच्चे? कितना पॉइंट हुआ? 5-6 पॉइंट तो हो ही गया होगा। सोशल क्या बोले सर? 4 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट छह पॉइंट हो गया एक सर। पॉइंट बताया कि टू ह्यूमन रिसोर्स लगा लेने के लिए, और दूसरा क्या था? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ना, आप बिजनेस कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो और उस सोसाइटी का जिम्मेदारी आप नहीं लोगे तो क्या आपको उस मतलब आपका बिजनेस डेवलप करेगा वहां पर? नो सर, स्टॉप। नहीं तो करेगा। ये सोशल वेलफेयर का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो उसके वेलफेयर का भी काम करना चाहिए, है ना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इससे भी रिलेटेड हो सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट ऑफ दिस बिजनेस डिसीजन। लिखोगे, नोट कर लोगे तो नोट कर लो। यस सर, बोलिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट्स of business decisions, social effect of business decision, यस। social effect of business decision। और एक पॉइंट और बताए थे, ह्यूमन रिसोर्स ना, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एचआर। एचआर का मतलब यहाँ पर समझे प्रत्यय? यस सर, ह्यूमन रिसोर्स सर। हाँ, मानव कल्याण। मानव कल्याण सर, यस सर। अब आप अपने अंडर में जो भी एम्प्लॉय हैं उस एम्प्लॉय से आप काम ले रहे हो, लेकिन उसके भलाई का काम आप देख ही नहीं रहे हो, कुछ उसको इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे हो, कुछ बोनस दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, ओके बच्चे। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट होता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। So there are two types of user, internal user or external user. Or external user.
internal user like owner, management, owner, management, और एक और अपने लिए जिसमें एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, और एक्सटर्नल मैनेजर में, एक्सटर्नल यूजर में इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर लिखो। ये लाइन दिखाई दे रहा सही बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्वेस्टर, क्रेडिटर, उसके बाद क्रेडिटर के बाद आप लिख सकते हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंकर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आएगा। या कोई और बॉडीज है तो। अब देखो ये क्या कहता है, पॉइंट क्या है यहां पर, यूजर, यानी जो व्यक्ति अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, सिंपल वर्ड में, जो व्यक्ति अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पहले इसको नोट कर ले बच्चे आप लोग। नोट करनी है बच्चे आप लोग। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, अभी क्या बताए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी वो पर्सन, वो व्यक्ति या वो बॉडीज जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यूज करता है, उस पर्सन, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, या वो बॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पॉइंट बताए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, यानी जो पार्टी बिजनेस के अंदर में है उसको भी तो जानना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या माही, माही आपका आवाज कुछ सुनाई दे रहा है, बताइए। Yes, sir. हाँ, तो जैसे लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल दिए आपको, इंटरनल यूजर आर द पर्सन्स who are directly, क्या, who are directly concerned with the operation and management of the business। समझ में आया? Yes, sir. बिजनेस इंटिटी कहिए, इंटिटी मतलब बताए थे ना, लाइक सुपर बाजार, बिग बाजार, मॉल, ये क्या हुआ, सब तो इंटिटी है बच्चे, बिजनेस इंटिटी है ना। Yes, sir. तो बिजनेस इंटिटी, उस बिजनेस इंटिटी, अब जैसे सुपर बाजार है या बिग बाजार है, तो उसका एक इंटरनल पार्ट होगा, एक एक्सटर्नल पार्ट, जो हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आज का बिस्किट जो है 4 बिस्किट पर 1 बिस्किट फ्री। Yes, sir. ये तो उसका एक्सटर्नल रिपोर्ट हो गया ना। लेकिन हम आज इस चीज को समझ रहे हैं, आज इस चीज को देख रहे हैं, हो सकता है उसका एम्प्लॉय को इसके बारे में पहले से ही पता हो कि कल ये ऑफर आने वाला है। बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यही चीज कहता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर और क्या, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर आर द पर्सन
who are directly concerned with the operation and management of the business entities. और जो एक्सटर्नल यूजर है वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता है, वो इंटरनल यूजर हु आर पर्सन कंसर्न आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी, है ना। आई होप कि आप लोगों को बच्चे ये टॉपिक समझ में आया हो। कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को इसमें से नहीं समझ में आया है? सर इंटरनल यूजर फिर से बोल दीजिए सर उसको। इंटरनल यूजर हु आर पर्सन कंसर्न विद। इंटरनल यूजर फिर से बताएं सर, जो डिफिनेशन आप बताएं सर वो एक बार बोल दीजिए। हाँ लिखिए, लिख लीजिए सभी, कोई डैश दे करके लिख लीजिए थोड़ा। इंटरनल यूजर आर द पर्सन अब देखो तो बच्चे आवाज क्लियर है सर? हाँ, अब हमको भी क्लियर है। ओके, तो क्या बताएं कि इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली कंसर्न with the operation and management of the business entities. यहां ओनर जो एग्जाम्पल लिखवाए, क्या बच्चे क्या बताए इसमें? ओनर ना, ये ओनर का मतलब ये हुआ कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, कहते हैं ना माही, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राम ने बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया, तो राम इज कॉल्ड ओनर। राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। तो चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, उसमें आपको ओनर तक इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। जो मालिक है उसका, जो प्रोप्राइटर है, उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा बच्चे, तो क्या वो बिजनेस फिर से करेगा? नो सर। पता होगा ना कि प्रॉफिट, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो अंकु है, अब अंकु बिजनेस कर रही है, तो अंकु को तो पता चलना चाहिए ना कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इससे हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यस, प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस को करेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को क्लोज कर देगा वो। यस सर। तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं। तो इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं जो डायरेक्टली कंसर्न होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं होते हैं। जैसे अब इन्वेस्टर है, अब इन्वेस्टर तो थर्ड पार्टी है। यस सर। थर्ड पार्टी को हम अगर प्रलोभन देंगे, हम उसको कहेंगे ना, जो ठीक है आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपका प्रीवियस ईयर में कितना मिलता था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। अब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 15%। तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें प्रॉफिट ही एक ऐसा वर्ड है, हमेशा याद रखना, बिजनेस में प्रॉफिट ही एक ऐसा वर्ड है जो बिजनेसमैन को मजबूर करता है बिजनेस करने के लिए। अगर प्रॉफिट को हटा दिया जाए तो उसको हम बिजनेस कहेंगे? नो सर, नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, अब मैनेजमेंट में भी अब टॉप लेवल, मिडिल लेवल का होता है बच्चे, ठीक है। तो मैनेजमेंट वर्ड मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब समझे यहाँ पर, मैनेजमेंट इन केस द कॉर्पोरेट बिजनेस में क्या होता है कि अंडर मैनेजमेंट मेंशन में भी मेड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स, सभी को इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया एक्सटर्नल यूजर, लाइक क्रेडिटर मतलब सप्लायर, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज किए बच्चे, अगर रॉ मटेरियल वो सही टाइम पर नहीं देता, बताओ तो वो हो पाता क्या? नो सर, नहीं हो पाता। नो सर। बिजनेस हम नहीं कर पाते। तो ये चीज समझना है। सर एनटीटी को और फिर से बता दीजिएगा। क्या बच्चे? सर एंटिटी, बिजनेस एंटिटी मतलब वो हुआ जिस नाम से बिजनेस चलता है,
जिसका पर्पस है क्या, प्रॉफिट कमाना। बिग बाजार हमारे पटना में अवेलेबल है। बिग बाजार ऐसे क्यों है? क्योंकि उसका मकसद है कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट क्या करें, अर्न करें। सुपर बाजार हो गया, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी है। रिलायंस इंडस्ट्री है, बिजनेस एंटिटी है। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी। हाँ, ये चीज समझना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे, ये तो हो गया टॉपिक। एक्सटर्नल यूजर में भी कुछ डिफिनेशन है क्या सर? एक्सटर्नल, लिख लीजिए एक लाइन, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन external user of accounting information are outside the enterprise. या इसको इस तरह से भी बना करके लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल यूजर आर द पर्सन और अथॉरिटीज who are indirectly concerned with the operation and management of the क्या business entity. इसको इस तरह से, हाँ, पॉइंट याद रखना है, आउटसाइड मतलब थर्ड पार्टी, ठीक है ना, बाहरी वाले, बाहर वाले, ये हो जाएगा इसमें। सर एक्सटर्नल यूजर है पर्सन, अथॉरिटी, उसके बाद सर अथॉरिटी, शुरू से बोलिए तो बच्चे, स्टार्टिंग से बोलो। एक्सटर्नल यूजर आर पर्सन, अथॉरिटी who are indirectly concerned with the operation. Concerned with the operation and management of the business entity. और लास्ट में एक पॉइंट और बताएंगे आप लोगों को हम, पॉइंट नहीं इसका एक और है कि अकाउंटिंग का जो है क्या रोल है, क्या ये रोल प्ले, वैसे तो डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ एक समझाना चाहते हैं कि द रोल ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग लिखिएगा बच्चे सभी कोई, रोल ऑफ अकाउंटिंग। सर सैलरी और रिम्यूनरेशन किसमें आएगा सर? सैलरी और रिम्यूनरेशन बोथ आर सेम मेरे हिसाब से। आप रिम्यूनरेशन जब वर्क करते हो तो एक लेबर को भी आप पेमेंट करते हो बच्चे, वो भी उसका रिम्यूनरेशन ही हुआ, और एक एम्प्लॉय को आप सैलरी देते हो, वो भी उस एम्प्लॉय का रिम्यूनरेशन हुआ। सवाल ये है कि वो डेली बेस पर आप देते हो कि आप उसको मंथली बेस पर देते हो। सवाल ये है कि वो फैक्ट्री में काम करता है कि वो ऑफिस को मैनेजमेंट करने में काम करता है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन वर्ड वो एक ऐसा ही हुआ कि किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को उसका समय लेने के एवज में जो भी उसको हम क्या करते हैं, हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, रेम्यूनरेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब एक पॉइंट मेरे मन में है, ये लिखवा नोट करवा दे थोड़ा आप लोगों को। रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या प्ले करता है? सबसे पहला लिखेंगे इसको बच्चे, थोड़ा लिख लो तो नीचे में। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन
The role of accounting has been changing with the changes in economic development. Changing with the changes in economic development. Economic development and business environment. And business environment. And business environment. बच्चे आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, business environment and increasing social demands. And increasing social demands. And increasing social demands. Different role of accounting. Different role of accounting. Different role of accounting are as follows. सबसे पहला लिखेंगे पॉइंट ट्रेडिशनल रोल। ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन काल, परंपरा, ठीक है, जो पहले से होता आया है। यस सर, परंपरागत भूमिका जिसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये क्या, इसका परंपरागत भूमिका में क्या कहता है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना, रिकॉर्ड करना। समझ में आ गया ट्रेडिशनल रोल में? Yes, sir. Yes. लिखोगे, नोट करना चाहोगे सही बच्चे? Yes, sir. इसको यस सर। शेयर कर दें। ओके, सेकंड लिखो, एज अ लैंग्वेज। एज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब समझते हैं भाषा, है ना। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पॉइंट्स लिखवा दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछते कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन करो, तो जहां प्रॉफिट है ना, वहां पर अकाउंटिंग है। प्रॉफिट अगर नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की जो है भाषा जो है उसी को हम लोग कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो इट इज रिसीव्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज यूज्ड एज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन ऑन इंटरप्राइज। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन मतलब क्या करना, जो भी डेटा आपके पास में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाना। किसको पहुंचाना, किसके यहां तक पहुंचाना, तो जिसको इसकी जरूरत है। रिसीवर बोल सकते हैं, है ना, रिसीवर। जो गवर्नमेंट है, जो रिसर्चर है, जो आप एम्प्लॉय है, जो क्रेडिटर है, जो इन्वेस्टर है, उन सभी को इंफॉर्मेशन क्या करना, प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। सर इसमें लिखवा दीजिए सर, एज ए लैंग्वेज में सर क्या बोले थे? हाँ, इट इज परसीव्ड, PERCEIVED, it is perceived as the language of business which is used as to communicate
communicate information on enterprise, communicate information on enterprise. In other words, accounting is the language of business. Accounting is the language of the business. In other words, accounting as a language of the business to communicate financial information, to communicate financial information, to communicate financial information to the users of accounting information, to the user of the information. सीधा लिखिए, information मतलब accounting information हो जाएगा, to the users of the information. सर टू कम्युनिकेट के बाद To communicate financial information to the users, of the information. सर ट्रेडिशनल रूल में यही लिखेंगे ना, बिजनेस का जितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना। हाँ क्रोनोलॉजिकल का थोड़ा सीक्वेंस ही बोलते हैं ना। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम लोग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। कि सीक्वेंस का मतलब यहाँ बच्चे ये हुआ कि अब मान लो 1 जनवरी है, ठीक है, फिर आपको 3 जनवरी है ना, फिर आपको 4 जनवरी है, फिर आपको 6 जनवरी है, फिर आपको 10 जनवरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट के बाद हम 10 लिखेंगे, फिर 6 फिर 8 लिखेंगे या फिर 7 लिखेंगे। ये क्रोनोलॉजिकल नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल। तो जो भी बिजनेस का जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस के बुक्स में एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक पॉइंट और लिखे इसमें, वैसे तो 7-8 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए, एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इस पर हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि जो भी एसेट्स होता है वो बिजनेस के बुक्स में उसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है उसी पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया। मतलब जो एक्चुअल अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, समरी क्या हुआ कि जो एक्चुअल अमाउंट आपके पॉकेट से किसी वस्तु को खरीदने में गया है, आप अपने डायरी में उस अमाउंट को ही नहीं रिकॉर्ड करोगे। Yes, sir. नहीं कहते जो आप मम्मी मुझे 500 रुपया दी है, अब 500 रुपया दी है तो वहां पर तो फिर इकोनॉमिक्स का पॉइंट आ जाता है कि अब हम 500 रुपया में मूवी भी देख सकते हैं, 500 रुपया में हम अपना दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं, 500 रुपया में हम आप अपना स्टेशनरी का सामान भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम उस 500 को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो जिस पर इन्वेस्ट करेंगे आप उसको अपने डायरी में क्या करोगे, हाँ जन्मदिन था, 18 साल के हो गए थे, मम्मी पार्टी के लिए 500 रुपया दी थी, इसको हम ये क्या किए थे, परचेज किए थे। तो बच्चे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो बिजनेस उसी अमाउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है जो अमाउंट एट अ टाइम किसी गुड्स या एसेट्स को परचेज करने में गया। ठीक है, या एक्सपेंसेस इसीलिए यही कारण है कि मान लो हम अपनी बच्ची के लिए साइकिल परचेज किए स्टेशन से 3000 रुपया में, और उस साइकिल को हम विक्रम पर लेकर के आए, टेम्पू भाड़ा दिए 100 रुपया, और हमसे प्रत्या पूछेगा कि सर ये साइकिल कितना में दिया, तो हम प्रत्या को ये नहीं बोलेंगे कि वो साइकिल 3000 में दिया, बल्कि ये कहेंगे कि उस साइकिल हमको कितना में दिया,
3100 में 3100 रुपया, क्योंकि मेरे पॉकेट से ये गया। अब उसका मतलब ये कि अगले दिन मेरी बेटी उस साइकिल का जो चेन था उसको तोड़ दी, अब उसको ठीक करवाए तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है। जो कॉस्ट है, जो किसी एसेट्स को परचेजिंग डेट में एट अ टाइम इमीडिएटली जो अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ता है बिजनेस को, उस अमाउंट को ही बिजनेस अपने बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, वो अलग बात है, वो हम चलेंगे बताएंगे आगे। नेक्स्ट, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता बच्चे तो अकाउंटिंग कोई यूज नहीं करता है कि नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हुआ उसको क्या करना, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे क्या करना, कम्युनिकेट करना। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एज अ सर्विस एक्टिविटी, as a service activities, ये तो सर्विस एक्टिविटी है ना। देखते हो कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करता है तो सर्विस एक्टिविटी में है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, इट परफॉर्म्स द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है बच्चे, याद रखना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो अकाउंटिंग में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे, है ना, वो कौन सा, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव सर। Quantitative. क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैनेजर का हेल्थ खराब हो गया, 500 रुपया उसको डॉक्टर को इलाज कराने में लगा, अगर बिजनेस कंपनी की तरफ से लगा तब तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ जिस कारण से वो अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा? नो सर। नो सर। नहीं। अगर 5 गो हाथी हम खरीद लिए, कहेंगे बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करो, कर लोगे? No, sir. नहीं करोगे। नो सर, उसका प्रश्न अगर क्या कोई बच्चा बोल रहा है क्या जी करोगे रिकॉर्ड? क्या परचेज ऑफ 5 एलिफेंट, क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री? जो बच्चे अकाउंटिंग पर क्या है बताइए? कहेंगे हाँ सर, एलिफेंट अकाउंट। वेरी गुड। क्या था कहाँ? हम तो सिर्फ बोले परचेज ऑफ 5 एलिफेंट, हम रुपीज कहाँ बोले आपको? अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर ही फोकस करता है, क्योंकि वही बिजनेस को इफेक्ट करेगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अफेक्ट नहीं करता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हाँ, यहाँ पर ये लिखते हैं कि 5 एलिफेंट परचेज ऑफ 5 एलिफेंट इज ₹5 लाख, तो यहाँ पर आप एलिफेंट अकाउंट DR टू कैश करते हैं, लेकिन आप नहीं इसको रिकॉर्ड कर सकती हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुपया, पैसा, टाका, फ्रैंक, येन, जो भी डॉलर है ना, पाउंड, सब कुछ है ही नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉलर अगर मान लो $100 में वो परचेज किया, ठीक है, अब $100 में परचेज किया, इसका मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे, $1 रुपीज अगर 80 रुपीज है तो इंटू 100 यानी कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया। तो एलिफेंट अकाउंट DR टू कैश 8,000। हम पाउंड में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस कंट्री में जो करेंसी चलता है उसमें उसको कन्वर्ट करके तब वो क्या करेगा, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। दैट्स ऑल बच्चे। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट, हाँ जी बोलिए। एज अ सर्विस एक्टिविटी में क्या बता रहे थे सर? इट परफॉर्म, हाँ, इट परफॉर्म्स द सर्विस एक्टिविटी, इट परफॉर्म्स द सर्विस एक्टिविटी by providing quantitative financial information. By providing quantitative financial information that helps the user in सर प्रोवाइडिंग के बाद से रिपीट कर दीजिए ना। providing quantitative
financial information, quantitative financial information that helps the users in various uses, that helps the users in various uses. यहाँ पर बच्चे आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हम इंड कर रहे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग का जो यहाँ पर बच्चे एक पॉइंट हम आप लोग को मिस कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे ये नॉर्मली आपको बता देते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, क्या क्वालिटी होना चाहिए अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सबसे पहला है क्या? अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना जटिल हो जिसको समझने में क्या हो, बहुत टाइम लग जाए, समझ में ही नहीं आए। ठीक है, तो इसको 4 पॉइंट बताया गया है। इसका 4 ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। फर्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है रिलीवेंस, तीसरा है रिलायबिलिटी और चौथा है कंपेरेबिलिटी। मतलब समझने योग्य होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या होना चाहिए, हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसका है। हम इसको सेंड कर देंगे बच्चे, थोड़ा इसको आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर हम आप लोगों को क्या करते हैं, इंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो गैप को पूछने आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सब आ जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। सर बाकी रिलेवेंट रिलायबिलिटी, उसके बाद क्या पॉइंट बोले थे? ये हम सेंड कर देंगे, ग्रुप में भी सेंड करते हैं बच्चे आप लोगों को, डोंट वरी। इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बच्चे आप लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग पूछोगे। ठीक है, और यहाँ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बच्चे बताएं, याद है ना? यस सर, गैप। यस सर। टेस्ट मार्क